सुनील सुब्रमण्यम जी को भी शामिल करते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में, सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ। सुनील, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो एसआईपी डेटा आया कल शाम को, 12,350 का एक ऑल टाइम हाई बना के 300-400 करोड़ नीचे आया है। अभी आप ऑन ग्राउंड क्या देख रहे हैं? देखिए, ये थोड़ा स्वाभाविक था, एकदम एक्सपेक्टेड था कि इतना वॉलिटिलिटी आएगा तो थोड़े से लोग शेक इन हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल आप क्या सोच रहे हैं? इसको ये ज़्यादा नीचे गिर सकता है या वापस रिबाउंड आ जाएगा? नहीं, ये प्लस और माइनस 1000 करोड़ के लेवल पे आएगा। Okay. क्योंकि जो डेल्टा जो हो रहा है ना अजय, वो एक्चुअली जो डायरेक्ट पोर्टल से आते हैं ना, तो जो कहते हैं रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट में कर रहे थे, वो थोड़ा एसआईपी में भी कर रहे हैं, तो नेचुरली उनका एक हॉट बटन अप्रोच होता है, मगर दैट इज ओनली एट द मार्जिन, एट द डेल्टा। कोर एसआईपी फ्लोस एक्चुअली आप देखेंगे तो करीबन अराउंड 11,000 करोड़ है, और ये 11 to 12 का जो फासला है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो मेरे ख्याल में रोबस्ट फ्लोज है। ओवरऑल एक रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट स्ट्रांग है, जारी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रहा हूं मैं। फेयर पॉइंट। तो मतलब कुल मिला के आपको स्ट्रक्चरली कोई दिक्कत नहीं है। 1000 करोड़ का प्लस माइनस, वैसे भी ये मूविंग एवरेज होता है, तो बहुत यंग इन्वेस्टर्स जो शायद नेचर ऑफ द गेम अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं और हॉट बटन पे उनकी उंगली रहती है। आपने अच्छा बोला। सुनील, दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं लेंगे, लेकिन एक जनरली बात करें कि मैं 10 से 15 साल का व्यू लेता हूँ, मैं 6 महीने का व्यू ही नहीं ले रहा हूँ। एज एन एग्जाम्पल, किसी भी म्यूचुअल फंड में किसी भी तरह की इरेगुलरिटी अगर आती है, क्या उससे भी थोड़ा सा इन्वेस्टर शेक इन हो जाते हैं, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में आ जाते हैं? क्या मैं इन एक्स म्यूचुअल फंड के साथ अपनी एसआईपी जारी रखूं या मैं शिफ्ट कर लूं तुरंत? तो उससे भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है इंडस्ट्री में। देखिए, ये एक तरफ मीडिया कवरेज, दूसरी तरफ लैक ऑफ क्लैरिटी की एक्चुअली क्या हुआ, राइट? तो जितना ज्यादा क्लैरिटी कंसर्न्ड एएमसीज दे पाते हैं कि क्या हुआ, देखो अल्टीमेटली बैड एग्स होते हैं सभी इंडस्ट्री में, सभी इसमें चीज होती है, ह्यूमन बीइंग्स है, दे आर प्रोन टू फॉल्ट्स। तो ऐसी चीजें होती है। रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ज्यादातर एएमसीज फॉलो करती है। एक बिटवीन द क्रैक्स, डिस्पाइट रोबस्ट इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस, रिस्क प्रैक्टिसेस, आपको इंडिविजुअली अगर कोई कुछ करना चाहता है, एक फ्रॉड या डू समथिंग, यू कैन नॉट 100% प्रोटेक्ट, बट क्या उसको क्विकली हम करेक्ट करके लाइन पे ला सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, अगर इन्वेस्टर्स को कुछ लॉस उसके कारण भी पहुंचा, तो एएमसीज ऑटोमेटिकली उसको कॉम्पेंसेट कर दिए, तो अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स विल नॉट सफर अ लॉस। तो ऐसे इवेंट्स जो कहते हैं हम, शायद ब्लैक स्वॉन इवेंट्स कहो, क्या एक रोग ट्रेडर का एक्शंस कहो, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में भी देखा है कि वंस इन अ वे होता है, और फिर सिस्टम्स रोबस्ट होके उसको भी, उस लूप होल को प्लग करने की कोशिश करती है। मगर एज एन इंडस्ट्री आई एम प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट हाईली रेगुलेटेड है, विद अ वेरी प्रोएक्टिव रेगुलेटर जो सेबी है, वो उसका यू सी हिज पोजीशनिंग इज ऑलवेज प्रो इन्वेस्टर, और उसके लिए जो भी चीज करना है वो रूल्स में स्टिपुलेट करता है, भले ही वो थोड़ा टाइट लगे इंडस्ट्री को। आई थिंक ओवरऑल एज अ रेगुलेटर सेबी हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब कि अनलाइक इन दी बैंकिंग, यहाँ पे बहुत से स्मॉल बैंक्स को, कोऑपरेटिव बैंक्स को आप फेल होती देख रहे हैं, एक एमसी से के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट तो सेबी ओवरसी करती है, वो बहुत रोबस्ट होती है। तो मेरे ख्याल में इन्वेस्टर्स को ऐसी खबरों से उनको कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और स्पेसिफिकली अगर एक एमसी के बारे में कुछ ऐसी खबर आए, फिर यू शुड नॉट पैनिक एंड रिमूव, बिकॉज अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड इज अ पूल्ड रिसोर्स, राइट? तो पूलिंग में होता है, एसेट मैनेजर का काम उसको मैनेज करना ही होता है, पैसा इज नॉट इज प्रोप्राइटरी मनी। तो उस चीज में अगर कोई गलतियां होती है, तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर कॉम्पेंसेशन भी हो जाता है, और करेक्टिव प्रैक्टिसेस भी जल्द से जल्द आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में लोगों को इस तरीके से जो हादसे आते हैं, उसको क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन। यानी खाली एक एएमसी या एक फंड के ऊपर डिपेंड मत करो, spread your risk across 5, 7, 10 AMCs, across 10, 15, 20 funds, क्योंकि diversification में 20 is considered an optimum amount. तो इसको अगर आप स्प्रेड करेंगे, तो देन इज वन ऑफ इवेंट्स विल नॉट अफेक्ट। एंड सेकंड, फाइनली ऐसी चीजें जो होती है ना, वो अल्टीमेटली इन्वेस्टर की रिटर्न को अफेक्ट नहीं करती है। शायद कुछ लॉस भी हो तो कॉम्पेंसेट हो जाएगा, और अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट का रिटर्न ही विल इनकम इनटू दोस फंड्स। तो मेरी सलाह ये है कि ऐसी चीजों होती रहती हैं,
it's not a unusual thing for such oddball events to occur, a rogue trader to do something. But if you keep your confidence over a period of time, all these will even out. So मैं ज्यादा इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यही कहूंगा मैं इन्वेस्टर्स को। और आप सिस्टमैटिकली अपने गोल्स के ऊपर फोकस करके लॉन्ग टर्म तरीके से, जैसे आपने कहा 10-15 ईयर टाइम फ्रेम में सिस्टमैटिकली एसआईपी के थ्रू या एक गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू आप निवेश करेंगे, तो ये ऐसे एक आध हादसा आपके ओवरऑल गोल प्लानिंग में कुछ ज्यादा असर नहीं ला सकती, वही मैं कहूंगा। All right, morning, Mr. Subramaniam. Absolutely, diversification is the key. यहाँ डाइवर्सिफाई करके तो आपको चलना होगा। एक व्यू आपका ये भी समझना चाह रहे हैं कि अब आप इक्विटीज पे किस तरह का प्रेशर ईज आउट होते हुए देख रहे हैं। अगर यूएस के सीपीआई डेटा आज आना है, उसको अगर आप उस पर जरूर आई एम श्योर फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि वो एक की ट्रिगर होगा। लेकिन जिस तरह से हमने नैस्डैक या टेक स्टॉक्स में एक रिबाउंड देखा है, वो सिर्फ एक टेक्निकल बाउंस बैक नहीं हो सकता। आपको लगता है कि शायद इन्फ्लेशन डेटा अब शायद थोड़ा कूल ऑफ हो, हम पीक ऑलरेडी देख चुके हैं और अब यहां से कोई रिलीफ आए? क्या इस पर नजर है आपकी? मेरी सोच यही है कि फेड ने भी और आरबीआई ने भी बहुत एग्रेसिव से रेट हाइक और लिक्विडिटी क्रंच का एक डिसीजन लेके इंप्लीमेंट किया है, तो दे आर एक्टिंग वेरी प्रॉम्प्टली। तो मेरे ख्याल में सेकंड चीज ये है कि ये इन्फ्लेशन का प्रेशर जो है ना, ज्यादातर आप देखेंगे सप्लाई साइड से आ रहा था, राइट। ऑयल प्राइसेस की हाइक के कारण, गोल्ड, स्टील, ये कमोडिटीज जो है उनकी प्राइस के कारण होता है, और ओवरऑल एक फूड इन्फ्लेशन जो इंटरनेशनली आ रहा है। तो इस चीज के अंदर जनरली इंटरेस्ट रेट हाइक उसको अफेक्ट नहीं करता है, बिकॉज उनके लिए शायद कमोडिटी में जो भी बोरो करके निवेश कर रहे हैं और उसको दाम बढ़ा रहे हैं एक ट्रेडर्स, उनका कूलिंग ऑफ हो जाता है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट कॉस्ट बढ़ती है तो उनके भी प्रॉफिट मार्जिन में असर आ जाएगा। तो ये एक तरफ। सेकंड, मोर इंपॉर्टेंटली लिक्विडिटी की टाइटनिंग जो टेपरिंग कर रही है, और आरबीआई भी जो लिक्विडिटी को सीआरआर हाइक से कम करवा रही है, वो एक बड़ा चीज है। बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ लिक्विडिटी, कमोडिटी ट्रेडर्स जाके उसको स्पेकुलेटिव एक्शन नहीं कर सकते हैं फॉरवर्ड्स मार्केट में, तो ये कूलिंग ऑफ डेफिनेटली जरूर इंपैक्ट आएगा। सेकंड चीज ये है कि जैसे ही इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आ रहे हैं और आपको ग्रोथ की वीकनिंग दिखती है, तो कोई डिमांड साइड का प्रेशर इन्फ्लेशन के ऊपर नहीं आएगा। तो वो भी चीज है जो मन में रखना चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म में हाइट होगी, बट ओवरऑल ईज आउट हो जाएगी सिचुएशन। तो ऐसी हालत में इक्विटीज की हालत ये होती है, तो दो चीज। फर्स्ट, लॉन्ग टर्म में इक्विटी इज द ओनली एसेट क्लास जो कि इन्फ्लेशन से कोरिलेट होती है, यानी जो भी प्रोड्यूसर्स अपने जो प्राइस हाइक्स को ऑब्जॉर्व करके पास ऑन कर सकते हैं, वो नेचुरली वो इक्विटी मार्केट में उनका लाभ दिखेगा ईपीएस की ग्रोथ के जरिए। बट शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि जबकि डिमांड वीक हो तो वो प्रोड्यूसर्स प्राइस को पास ऑन नहीं कर सकते हैं, तो इनिशियली इन्फ्लेशन का इक्विटी मार्केट्स पे एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। बट ओवर द लॉन्ग रन, जैसे ही एक डिमांड रिवाइवल सिनेरियो, जो डेफिनेटली पोस्ट कोविड सिनेरियो में डिमांड रिवाइवल तो जरूर आना है, तो उस रिकवरी के पीछे जो भी डिमांड आएगी तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर्स भी अपना जो कमोडिटी प्राइस इंक्रीज है उसको पास ऑन कर सकेगी। सेकंड, कमोडिटी प्राइस भी जो मैंने कहा बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक थोड़ी ईज होगी। तो ये ब्लेंडेड में देखेंगे तो मेरे ख्याल में एक 6 to 9 मंथ के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि ईपीएस मार्जिन वापस लौट आएंगे और डिमांड भी वापस लौट आएगी। तो ये जो टाइम फ्रेम है, जो इक्विटी में करेक्शन आ रही है इस इन्फ्लेशन के डर की वजह से, वो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी, जहां पे ज्यादा करेक्शन हो वो एक्चुअली एग्जामिन करना चाहिए कि क्या ये सही तरह की बाइंग अपॉर्चुनिटी है। वही हमारी भी सोच है कि ये एक प्रोएक्टिव एक्शन बाय आरबीआई एंड फेड will ultimately cool down inflation and ultimately equity markets को ये बेनिफिशियल होगा। सुनील सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हिटिन और देश को समय दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। आप जो डाटा हमारे स्क्रीन पर आपकी होल्डिंग्स का आ रहा है, मार्केट में सबसे ज़्यादा वेटेज है फाइनेंशियल्स की, आपके पोर्टफोलियो में भी सबसे ज़्यादा वेटेज है फाइनेंशियल्स की ही। ये तो हो गया मैच, ये तो हो गया बाजार के साथ ही वेटेज के साथ ही चल रहे हैं। आपके जब स्टॉक स्पेसिफिक आया उसमें आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक भी है। सर, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ है, आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं? आप अपनी होल्डिंग और बढ़ाएंगे इस मर्जर के बाद, कि जितनी होल्डिंग है अभी 5-5.5% के आसपास है उतनी ही रखेंगे? देखिए, वो मैं स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस बिल्कुल मालूम है सर, आप स्टॉक स्पेसिफिक नहीं बोलेंगे, लेकिन आप ये तो बता सकते हैं ना कि इस मर्जर को आप कैसे देखते हैं, इस तरह के मर्जर को आप कैसे देखते हैं? चलिए ठीक है, इसको नहीं, इस तरह के मर्जर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के लिए ग्लोबल स्केल पहुंचना बहुत जरूरी है, और ऐसे मर्जर्स जब होते हैं ना तो ऑटोमेटिकली उन कंपनियों की एक ग्लोबल स्केल अच्छी है। तो क्या होता है ग्लोबल स्केल से,
फर्स्ट चीज ये होती है कि उनका जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो लार्जर बेस के ऊपर कवर हो जाता है। सेकंड, ग्लोबल स्केल आने पे वो इंटरनेशनल फंड्स जो लो कॉस्ट होते हैं 1%, 2%, 1.5% ऐसे रेट्स पे वो फंड रेज कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल दो तरह के हो सकता है। एक, वो हेज करके वो पैसा अंदर लाके डोमेस्टिक फाइनेंसिंग कर सकते हैं। सेकंड, वो एक्सपोर्टर्स को डॉलर फाइनेंसिंग बहुत सस्ता में दे सकते हैं। तो उनके लिए, बिजनेस के लिए बहुत जबरदस्त एक ग्रोथ होगी। सेकंड चीज जो आप कह रहे हैं कि इंडेक्स में ये दोनों का मिलने से शायद क्या होगा कि दूसरा एक प्लेयर अंदर आ जाएगा ना। तो ऐसा नहीं है कि निफ्टी 50 में खाली 50 स्टॉक्स अच्छे हैं। इफ यू टेक दैट 75 स्टॉक्स आर गुड, तो हर एक स्टॉक जो अंदर शामिल होती है तो नेचुरली उसमें बहुत, तो ओवरऑल ऐसी मर्जर्स में क्या होता है कि इंडियन कैपिटल मार्केट की डेप्थ बढ़ेगी क्योंकि ज्यादातर कंपनियां आ सकती है विद लार्जर मार्केट कैप। तो अल्टीमेटली मर्जर always and it's similar lines of business. See, ये जो conglomerate diversification जो कोई कई दूसरे बिजनेस खरीदता है वो एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है, मगर रिलेटिवली सेम बिजनेस में आपको एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ कैपिटल ऐसे मर्जर से जरूर मिलता है। तो वो एक चीज मैं कहूंगा कि जैसे आपने कहा एक बैंक का मर्जर हुआ है एक एनबीएफसी के साथ, तो एनबीएफसी का कॉस्ट ऑफ फंडिंग बैंक से ज्यादा होता है, तो ऑटोमेटिकली द मर्ज्ड एंटिटी व्हिच इज गोइंग टू बी अ बैंक, उसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंडिंग विल बेनिफिट द एनबीएफसी एक्स एनबीएफसी आर्म हाउस्ड विद इन दैट ग्रुप, राइट। तो ओवरऑल उनकी निम्स इंप्रूव होने की क्षमता जरूर होती है। एक आखिरी सवाल सुनील आपसे, हम देख रहे थे डेटा अर्निंग स्कोर कार्ड का, इस क्वार्टर में 27 निफ्टी कंपनीज के अर्निंग्स आए हैं, अभी तक करीब 21% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखा है। यस, मार्जिन प्रेशर है, लेकिन आपकी टीम आपको क्या फीडबैक दे रही है? ये थर्ड क्वार्टर था इन अ रो जब अर्निंग एस्टिमेट्स आगे के रोल बैक हुए। अभी आपको ये अर्निंग रोल बैक का साइकिल थोड़ा और जारी रहता नजर आता है जिस क्वालिटी की अर्निंग्स आ रही हैं? नहीं, मेरे को लगता है कि ये मई जून जुलाई वाला जो अप्रैल मई जून जुलाई क्वार्टर जो समर है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए पीक डिमांड का सिचुएशन है। तो मेरे ख्याल में एक ओवरऑल इकोनॉमी में एक डिमांड की बूस्ट देखेंगे। सेकेंड, गवर्नमेंट भी अपना जो बोरोइंग प्रोग्राम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर डाइवर्ट कर रही है, उससे भी हम कैपेक्स साइकिल का रिजल्ट देख रहे हैं। तो जनरली ऑर्डर बुक्स भी इंप्रूव होगी, तो मेरे ख्याल में टॉप लाइन में जरूर एक अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ हम देख सकते हैं। अभी बॉटम लाइन का इम्पैक्ट, सी कमोडिटी प्राइसेस के राइज के कारण मार्जिन पे इम्पैक्ट आया था, मगर अभी थोड़ी देख रहे हैं कि कमोडिटी प्राइस थोड़ी ईज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द फेड एक्शन। तो इस चीज के कारण मेरे ख्याल में मार्जिन पे भी उतना दबाव नहीं होगा जितने पिछले क्वार्टर्स में था। तो ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि अप्रैल में जून के नंबर्स जो जुलाई से आएंगे वो आप देखेंगे कि डेफिनेटली एक बाउंस बैक बोथ इन टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन का जो मार्जिन कंप्रेशन है वो थोड़ा ईज होता हुआ देखेंगे। तो दैट्स माय व्यू ऑन द करंट सिचुएशन। ऑलराइट, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आज हमसे बात करने के लिए, अपना व्यू हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।